किश्वर नाहिद की कहानी 1940 में बुलंदशहर से शुरू होती। जाहिर है कि ये कहानी जितने अरसे में फैली हुई है वो एक बड़ा गैर मामूली दौर कहा जा सकता है हमारी तहजीबी, सियासी, इज्तिमाई, अदबी ज़िंदगी का। किश्वर ने जब शेर कहना शुरू किया उस वक्त उनकी शख्सियत और आज किश्वर जिस मनसब पर फायज हैं और जिस नज़र से देखी जाती हैं उस शख्सियत में एक लंबा कहना चाहिए फासला बज़ाहिर हायल दिखाई देता है। लेकिन ये कि शुरू से ऐसा महसूस होता है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने आई थी जो अपने आप से, अपने ज़माने से, अपने माजी से मुतमईन नहीं थी और ज़ाहिर है कि अपने इजहार का रास्ता वो एक नई सतह पर तलाश कर रही थी। किश्वर, ज़ाहिर है कि भाई मेरा तो सबसे पहले जो तारुफ हुआ तुम्हारी आवाज़ से हुआ। यानी मुझे याद है 60s में जब तुम इंटरव्यूज़ लिया करती थी रेडियो पर लोगों के, और उस वक्त लोगों के नहीं, अदीबों के, और उसमें सुरूर साहब ऐसे साहब उस शहर में आए कि उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि भाई एक लड़की वहाँ से इंटरव्यू लाहौर रेडियो से करती रहती है इंटरव्यू, और वो कभी आप सुनिए। तो मैंने तुम्हारा इंटरव्यू राशिद साहब का भी सुना, बड़े बड़े शायरों का, फैज़ साहब का और अपने मासरीन में इंतज़ार साहब का, इन सब के थे जो बड़े नाम आते हैं। और उसके बाद से फिर ये कि उसके चंद बरस बाद जब किश्वर से मुलाकात हुई, अब तो ये दोस्ती भी बहुत पुरानी हो चुकी है, तकरीबन मेरा ख़्याल ये है कि 30 साल से ज़्यादा का वक्त इस पर गुजर चुका है। और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ फेजेस देखे उस माशरे के भी जहाँ किश्वर अपने दिन गुजार रही हैं और ख़ुद किश्वर की अपनी ज़िंदगी के भी। ये सफ़र बहुत कहना चाहिए कि सरगर्म रहा है और बहुत कभी मुझे बेमानी नहीं दिखाई दी है ये। और किश्वर की इस तरीक़े से एक उन्वान बन जाती हैं अपने ज़माने का भी। इस ज़माने की सिर्फ शायरी नहीं बल्कि इस ज़माने ने किस तरह सोचा है और क्या किस किस्म के मसाइल से हमारा माशरा दो चार रहा है। तुम कभी अपने माजी पर जब नज़र डालती हो तो ज़ाहिर है कि भाई मुझे कोई उससे पहले ऐसी शख्सियत नहीं दिखाई देती जिससे मैं ये करूँ कि किश्वर की शायरी उससे मुमासिल है। मसलन मिसाल के तौर पर उर्दू की शेरी रवायत में मेरे जहन में पहला नाम जो आता है वो ज़ेख़शीन का आता है, ज़ायदा खातून शरवानिया का। घर में रहने वाली एक लड़की जिस पर पर्दे की तरह तरह की पाबंदियाँ हैं, लेकिन वो अपना इजहार करती है और मालूम होता है कि वो उस ज़िंदगी से कितनी गैर मुतमईन है, उस माशरे से कितनी गैर मुतमईन है। गालिबन नहीं पाबंदियों ने उन्हें अपना कलाम छुपवाने की भी कभी मौका नहीं दिया और बहुत कहना चाहिए देर खतों के बारे में भी उन्होंने कहा कि इनको छुपा कर रखना। हाँ, बहुत देर में उनको दरियाफ्त किया गया। शानुल हक़ी साहब ने फिर फातिमा हसन ने, और फिर फातिमा हसन ने तो PhD किया, उन पर थीसिस लिखा पूरा। लेकिन उर्दू की अदबी रवायत में मर्द शोरा में तुम्हारे ज़ाहिर कि जो उससे ज़ेख़शीन के बाद जो नाम मेरे जहन में आते हैं जिनसे तुम्हारी शायरी के सियाक़ में जिन पर गुफ्तगू हो सकती है तो वो हैं राशिद, फैज़, मीरा जी, मुख्तार सिद्दीकी, मजीद अमजद वग़ैरह। तुम्हारा राब्ता इनमें किन शायरों से किससे सबसे ज़्यादा रहा ज़हनी तौर पर? ज़हनी तौर पर तो सबसे ज़्यादा राब्ता मुख्तार सिद्दीकी से रहा और मुतासिर में शुरू की शायरी में राशिद साहब से थी। वो भी लामसावी इंसान की किताब जो है उसमें तरकीबें जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं और जो चीज़ें थी। फिर फ़ारसी मैंने सूफ़ी तबस्सुम साहब से पढ़ी थी और मतलब क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा की शायरी को उनसे समझा था। तो इस लिहाज से मेरे पास इर्द गिर्द आबिद अली आबिद साहब थे, उनसे फ़ारसी और संस्कृत और हिंदी की चीज़ें सुना करती थी और पूछा करती थी क्या है। और इस लिहाज एहसान दानिश थे, वो पुरानी बातें समझाया करते थे। तो मैं इस प्यास में कि कुछ हासिल कर लूँ, कभी किसी के घर की सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच जाती थी, कभी किसी के घर पहुँच जाती थी, ज़मीन पे बैठ के उनकी बातें सुनती थी और हासिल करना चाहती थी कि जितने बड़े वो हैं काश मैं ज़रा सी भी वैसी हो जाऊँ। वाह,
अच्छा, उस ज़माने में ज़ाहिर है कि मैंने तुम्हारे घर के हंगामे भी देखे हैं अदब में, जो कहना चाहिए कि एक मरकज़ बन गया था लाहौर में, कहना अदब का एक बहुत बड़ा मरकज़ कहना चाहिए कि सभी आते थे वहाँ। लेकिन एक तुम्हारा जो सियाक पूरा बनता है शायरी का, वो सिर्फ उर्दू का नहीं है, दुनिया की शायरी का। बाकी मादा ख्वाब की शक्ल में तुमने जो तर्जुमे किए मिसाल के तौर पर, ये नस्र में तुम्हारी जो किताबें हैं जो औरतों के मसाइल से मुताल्लिक़ हैं, एक पाकिस्तानी औरत की हैसियत से नहीं बल्कि आज की दुनिया में सांस लेने वाली औरत जिस तरीके से अपने गिरद पेश की ज़िंदगी को देखती है, उसके बारे में कुछ बातें बताओ। असल में मैंने अपने आप को बुर्के से भी निकाला और बुर्के की उस लपट से भी निकाला जो मेरी बहनों और मुझे लपेटे रहती थी। मुझे 7 साल की उम्र में बुर्का उड़ा दिया गया था, और जब पाकिस्तान आए हैं तो उस वक्त वो उतर गया था, इसलिए कि वो जहाज़ जिसमें आ रहे थे उसमें बच्चों को 10 साल की उम्र तक बच्चे होते हैं, तो इसलिए मुझसे बुर्का उतरवा दिया गया था। लेकिन वो बुर्का मेरे अंदर चिपक के रह गया कि क्यों मुझे बुर्का, मैं गिर पड़ती थी बुर्का उड़ के चलते चलते। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे बहिश्ती ज़ेवर ने बहुत तंग किया। मुझे बहुत बुरा लगा कि औरत को ये करना चाहिए, औरत को वो, मर्द के लिए कुछ नहीं है। तो जब मैं पढ़ती जाती थी तो मुझे एक मेरे अंदर एक, क्या कहना चाहिए, बगावत भी नहीं थी, बगावत का लफ्ज़ तो मुझे आता भी नहीं था। मुझे ये था कि, और फिर ज़हरा निगाह ने जब मुशायरे में शेर पढ़े और मैं 8वीं क्लास में थी, तो जितने लोग थे मर्द थे, उन सब ने कहा इसको कौन लिख के देता है। ये भी मेरे अंदर एक खुरन बन गया कि ये क्या मतलब है कि औरत को कोई लिख के देता है। तो ये सारी बैकग्राउंड जो है, फिर पार्टीशन, और उसमें जो हालात में औरतों के साथ सलूक हुआ, जिस तरीके से कत्ल की गई और अगवा की गई, और हमें बचा के हमारी अम्मा ने रखा, जैसे मुर्गियों अपने चूज़ों को मुर्गियाँ रखती है, वही सब चीज़ें जो थी, ये मेरा बैकग्राउंड बनता है। और फिर आके जब स्कूल से देखा और फिर कॉलेज में देखा कि लड़कियों के बस का हिस्सा अलग नहीं होता था, तो बस में खड़े होकर चलते थे, तो लड़के जो थे वो सरक सरक के लड़कियों के साथ खड़े होने की कोशिश करते थे। ये सब चीज़ें मेरे अंदर बगावत पैदा करती थी, और एहसास कि भाई ये क्यों है। और शायद इन्हीं बातों की वजह से मैंने जब दुनिया में भर में गई तो वहाँ पता चला कि वहाँ भी यही हाल है। वहाँ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत है। वहाँ भी ये देखा कि औरत काम करके वापस आती है तो बैग रख के सीधा किचन जाती है, और मर्द वापस आता है तो वो टीवी के सामने बैठ के अपना बियर का गिलास लेके बैठ के कहता है हेलो हनी, हाउ आर यू। तो ये चीज़ें, तफावत जो था, ये मेरे अंदर इरिटेशन पैदा करता रहा। अच्छा, एक बात और, तुम्हारी शख्सियत का एक पहलू जो बहरहाल बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि तुमने अदबी सहाफ़ी के तौर पर एक लंबा तजर्बा तुम्हारा रहा है। जो पब्लिकेशंस होते हैं, रसाले निकाले गए, जो कि तुम एडिटर रहीं, मायनों के तुम एडिटर रहीं, और इस तरीके। तो तुम्हारा राब्ता मैंने ये देखा कि सिर्फ शायरों अदीबों से नहीं रहा, बल्कि हमारे ज़माने में इजहार के मुख्तलिफ पैराए अख्तियार करने वाले, मसलन पाकिस्तान में कथक डांस मैंने तुम्हारे साथ देखा था पहले, नाहिद सिद्दीकी का, और उसके बाद ये कि तुम्हारी अपनी इस तारीख़ में कहना चाहिए, तुम्हारे अपना जो इर्तक़ा हुआ पूरा ज़हनी, उसमें शाकिर अली और कहना सादिक़ैन और अली इमाम, सारे अली पेंटर्स। इमाम और सारे गुलजी और ये सब, ज़हूरुल अखलाक के यहाँ एक बार जाने का इत्तेफाक हुआ था तुम्हारे साथ। जी जी जी। तो ये जो मुख्तलिफ फ़नून से तुम्हारा राब्ता रहा है, इसका कोई असर तुम्हारी शायरी पर भी तुम्हें कहीं दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। मेरी कई नज़में हैं जो, जिस पे मैंने एक का नाम तो ट्रांसपेरेंसी रखा है। वो रंग जो, मतलब मैं बलूचिस्तान जब जाती हूँ तो वहाँ मट्टी की पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियों के रंग बदलते रहते हैं। कभी वो कासनी है, कभी वो गुलाबी हैं, कभी वो जामनी है, कभी कोई रंग है। तो वो रंग जो है मेरे अंदर, या नथिया गली जाती हूँ तो वहाँ पे पेड़ों के जितनी लंबाइयाँ हैं और उसके पत्तों के रंग बदलते हैं, वो मेरे अंदर ठहरते जाते हैं, और ख़ुद को अपने अंदर मैं उनको जज्ब करती रहती हूँ। शायरी के लिए ख़याल को और मंज़र को, दोनों को जज्ब करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बगैर लफ्ज़ आपकी क़ैद से आज़ाद नहीं होते। तो मैं कभी भी ये नहीं कोशिश करती कि मैं ज़बरदस्ती लिखूं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं सोते हुए उठी और मेरे मुंह पे शेड था
अपनी बेचेहरगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा। तो मैंने कहा कि ये शेर तो मेरा ही है, अभी हुआ है। और फिर इतनी उसमें ज़ोर था कि 4 बजे थे उस वक्त, लेकिन मैं बैठ गई और मैंने पूरी गज़ल मुकम्मल की। मुझे कम वक्त मिलता रहा था, लेकिन मैं अपने अंदर जज्ब करने को तैयार रहती थी। और जहन मेरा ये है कि मैं लिखती जब हूँ तो उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ती, क्योंकि मुशायरे में मैं जाती नहीं हूँ। तो किताब से ही पढ़ना जो है वो मेरा वतीरा और तरीक़ा रहा है। एक ज़माने में तो मुशायरे में तरन्नुम से भी शेर पढ़ा करते। नहीं, कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, मुझे क्यों याद आता है नहीं, कि कभी नहीं तुमने गज़ल कभी तरन्नुम से पढ़ी? मुझे यही काम तो नहीं आता। अच्छा खैर वो, लेकिन ये कि एक बात मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू ज़रूर रह जाए अगर उसका जिक्र न किया जाए। लाहौर को हमारे ज़माने में उर्दू के एक बहुत अहम मरकज़ की हैसियत हासिल हो गई है। और ज़ाहिर है कि लाहौर में तुमने जिक्र किया सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का, आबिद अली आबिद साहब का, और ज़ाहिर है कि फैज़ साहब भी वहाँ रहते थे। तो लाहौर छोड़ करके तुम अब इस्लामाबाद चली गई और ज़ाहिर है कि लाहौर की महफिलें तुम्हें याद करती। लाहौर की ज़िंदगी जो रही है तुम्हारी, वो उसमें कौन लोग हैं, या इंतज़ार साहब तो खैर अभी मौजूद हैं, खुदा उनको सलामत रखे, लेकिन और कौन लोग हैं जो तुम्हें याद आते हैं और जिनका तुम्हारी ज़हनी ज़िंदगी में, ज़हनी सफ़र में कोई हिस्सा रहा? असल में लाहौर में मेरा घर हमेशा ही, और वो सूफ़ी साहब से मैंने लिया विरासतन कि सूफ़ी साहब के घर में इज्तिमा होते थे, अदीबों के, आर्टिस्टों के, गाने वालों के, सबके। और मेरा भी राब्ता अमानत अली ख़ां हो, चाहे हसन लतीफ़ हो, और चाहे रोशनारा बेगम हो। मतलब मैंने रोशनारा बेगम को अपने घर की बेसमेंट में, जहाँ भैंसें बंधी होती हैं, वहाँ उनको अलाप करते हुए और रियाज करते हुए देखा, लाला मूसा में। और फिर मैंने उनसे पूछा, ये क्यों करती हैं आप? उन्होंने कहा कि शाह साहब कहते हैं कि आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। और मैं आज भी जब लाला मूसा से गुजरती हूँ तो मुझे ख्वाहिश होती है कि इस शहर का नाम रोशनारा बेगम रखा जाए, बजाय इसके कि लाला मूसा कहा जाए। रोशनारा बेगम पर मुझे एक ईश्वर याद आया कि तुम्हारी कुछ रिकॉर्डिंग्स, एक तो कज्जन बेगम के साथ एक लंबी रिकॉर्डिंग, महनाज और कज्जन बेगम, और फरीदा खानम के साथ है तुम्हारी बड़ी लंबी, और रेशमा के साथ है। तो ये जो पूरा जो सफ़र रहा है तुम्हारा, यानी मुसव्विरों में शाकिर अली साहब, जी, शाकिर अली इमाम, इन सारे लोग सफ्तर, ये तो इन मौसीकारों का मसला जो रहा है वो ये कि भाई इसका, यानी तुम कभी महसूस करती हो कि अब जो माशरा जिसमें तुम रह रही हो, वहाँ सवाल ये कि इस किस्म की सरगर्मियाँ कम हो गई हैं या किसी हद तक बचाई जा रही हैं? क्या कह रहे हैं आप, नाबूद हो गई हैं। मसलन ये हम रेडियो हमारे लिए दूसरा घर था, बल्कि पहला ही घर कहना चाहिए कि हम इधर कॉलेज से फारिग हुए तो यूनिवर्सिटी जो हो रहा है प्रोग्राम उसमें चले गए, वहाँ से निकले तो उसके बाद सारे प्रोग्राम करने लगे। सुबह का प्रोग्राम होता था, मौसीकी के प्रोग्राम होते थे, नासिर काज़मी जो प्रोग्राम करते थे वो अलग होता था, जो मैं करती थी अदीबों से इंटरव्यू अलग होते थे। फिर हम मोन्ताज बनाते थे प्रोग्रामों का, मैं और फ़हीम जोजी बैठ के इस तरह की चीज़ें करते थे। वहीं पे नासिर काज़मी होते थे, वहीं पे मुख्तार सिद्दीकी, यूसुफ ज़फ़र, ये सब लोग होते थे। तो इनके हाथों में बड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। इनसे लुग़त सीखी है, इनसे बात करना सीखा है, इनसे बात को अदा करना सीखा है। मुख्तार सिद्दीकी कहते थे, तुम आखिरी लफ्ज़ खा जाती हो, तुम्हें गुफ्तगू में करते हुए तुम बहुत अच्छा बोलने लगती हो, फिर आखिरी लफ्ज़ खा जाती हो। तो फिर मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ा कि इस तरह बोला जाए कि लोगों तक आखिरी लफ्ज़ भी पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें मेरे वाबस्ता रही हैं। फिर मैं डिजी कल्चर हो गई, तो फिर सारे अदीबों, सारे मुसव्विरों, सारे डांसर्स, सारे म्यूजिशंस सबसे वास्ता था। और वो दौर मेरे लिए बहुत खूबसूरत, उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत था क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत काम किया। नहीं जाने तो हिंदुस्तान से जो मुसव्विर पाकिस्तान गए, कभी मुझे याद है गोगी गई थी यहाँ से, गोगी सरोजपाल, तुमने उनकी एक पेंटिंग का शो करवाया, न सिर्फ शो करवाया था, माहिनों के टाइटल पेज पर उनकी तस्वीर, एक पेंटिंग छपी थी उस ज़माने में। जिस ज़माने में डायरेक्टर मतबूआत रही हूँ, उस ज़माने में वो ज़माना मार्शल लॉ का ज़माना भी था, तो मुझे ये करना पड़ता था
कि मैं फहमीदा रियाज की नज़्म जहाँ पे है वहाँ उसको रशीदा रियाज कर देती थी। जब सेंसर के लिए गया, जब सेंसर से पास होके आया तो फहमीदा लगा दिया। फैज़ साहब की नज़्म जो है उसको अहमद की नज़्म कह के भेज दिया और उसको फिर उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ कर दिया। तो ये बहुत से उनकी जो बेईमानियाँ वो करते थे, उनके साथ हमें भी कुछ बेईमानी करनी पड़ती थी। तो ये बेईमान करके ही ये हुआ कि उस ज़माने में, अच्छा उस ज़माने में हमारी कहानियाँ आप लोग यहाँ छापते थे और हम उस ज़माने में तर्जुमों को बहुत फ़रोग़ दिया कि जो उस तरह के हालात में ब्रेख्त ने सब लोगों ने लिखी थी चीज़ें, उनको तर्जुमा करके दिया जाए और छापा जाए ताकि लोगों तक बात तो पहुँचे और बड़ी अच्छी उस ज़माने में बात लोगों तक पहुँची। उस ज़माने में 2 शुमारे छपे थे एहतिसाब के, हाँ, अब्दुल्ला मलिक ने एडिट किए थे, जिसमें वो सब इस तरह की चीज़ें बहुत सी हदीस के नाम से और इस बात चीज़ें शाये हुई थी। जबर के माहौल में परिंदे भी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, हाँ, मर जाते हैं वगैरह वगैरह। ये जो पूरा सिलसिला रहा है और उस ज़माने में ज़ाहिर पूरी दुनिया में ऐसा लगता है, बल्कि इंतज़ार साहब तो अब कहते हैं कि आजकल भी असल में इजहार जो हमारे ज़माने में मज़ाहमत का हो रहा है, प्रोटेस्ट का हो रहा है, वो हमारी शायरात की तरफ से हो रहा है। और तो ये पूरी रवायत जो, इसके बारे में तुम किस तरह महसूस करती हो? देखिए, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उस वक्त सभी मोतरज़ थे। मेरे दोस्त शहजाद अहमद और अहमद फराज तक मोतरज़ थे कि तुम, और फैज़ साहब ने तो मुझे कहा था, ये कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था, कि तुम कैसे शेर कहने लगी हो। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही शेर कहूँगी। तो खैर वो चुप हो गए थे, लेकिन आबिद अली आबिद ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और रेडियो का बराह रास्त लाइव मुशायरा था, तो वो खड़े हो गए थे अपनी नशिस्त से। उन्होंने कहा कि ये नया लहजा आया है, और अखलाक मदेल भी उसकी कंपेयरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने इशारे से कहा बैठ जाए। तो उन्होंने कहा मेरी जगह ये इस गज़ल को दोबारा पढ़ेगी। तो इस तरह से ये मुझे हौसला देने वाले इतने ये अजीम लोग थे जिन्होंने हौसला दिया कि मैं इस तरह से लिख सकूँ। अच्छा, तुमने अपनी जो कहानी लिखी बुरी औरत की कथा, जो हमारे यहाँ हिंदी में भी छप गई, अंग्रेज़ी में भी छप गई, अंग्रेज़ी में भी छपी, अंग्रेज़ी भी, हाँ। इसके अलावा शनासाइयाँ और रुसवाइयाँ तुम्हारी किताब आई। तो क्या ख्याल आता है तुम्हारा कि तुमने जो कुछ लिखा है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का इहाता हो गया है उसमें? नहीं, अभी कुछ और बातें लिखने की बात? नहीं, उसी एक बात मैं सच्ची कहूँ, आपको लिखते वक्त भी बहुत सा डिप्लोमेट होना पड़ता है। इसलिए क्योंकि आप अपने अंदर की कमीनगियों को और अपने दोस्तों की कमीनगियों को जाहिर करना नहीं चाहते। दोस्त तो दोस्त होते हैं और हर एक के साथ कुछ न कुछ खराबियाँ होती हैं। वो खराबियाँ मैं अपने अंदर तक रखना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं लाना चाहती। तो अभी तुम्हारा और क्या इरादा है, यानी जो किताबें तुमने लिखी हैं इसके शेर कहने के अलावा? जो मैं कर रही हूँ आजकल अपनी नौकरी के हवाले से लिख रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरी इतनी मोटी एक्सप्लेनेशन की फ़ाइल थी, तो वो मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से मुझे फोर्स लीव पे भेजा गया, कैसे कैसे मेरी एक्सप्लेनेशन हुई, कैसे मुझे कहा गया कि तुम काफनून के नाम से मार्शल लॉ के दौर में तुम चीज़ें लिखती रही हो। मैंने कहा काफनून मैं तो नहीं हूँ, ये तो कौसर न्याजी। तो इस किस्म की चीज़ें मैं कहती रही हूँ। लोगों ने यकीन भी कर लिया? लोगों ने यकीन नहीं किया। अच्छा। यकीन नहीं किया, लेकिन ये कि ये होता रहा। लेकिन उसी मिनिस्ट्रीज में और उन्हीं दफ्तरों में वो लोग भी थे जो मुझे अप्रिशिएट करते थे और मुझे हौसला अफजाई करते थे। तो वो बचा लेते थे मुझे। जिस तरह जब हम जुलूस निकालते थे, औरतों के जुलूस, वैफ हमने बनाई, वुमेन एक्शन फोरम, तो जब जुलूस की तस्वीर उतरने लगती थी तो वो मुझे पीछे कर देते थे, आसमा जहांगीर और एतजाज़ एहसन, कि इसकी तस्वीर ना आ जाए, ये सरकारी मुलाजिम है। तो ये गवर्नमेंट के साथ झुटपुटे का आलम जो था वो चलता रहता था। इस ज़माने में जो शायरात के नाम मेरे जहन में आते हैं तुम्हारी शायरी के बारे में गुफ्तगू करते हुए, तो अदा जाफ़री से मैं अपना सिलसिला शुरू करता हूँ। अदा जाफ़री, ज़हरा निगाह, हमारे यहाँ शफ़ीक़ ख़ात्मा शेरा थी। पाकिस्तान में सारा शगुफ्ता और सुरैया, अज़रा अब्बास और यास्मीन हमीद और तनवीर अंजुम, शाहिदा हसन और ये सब हैं ये लोग। तो नसीर अंजुम भट्टी की शायरी मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी शायरी लगती है वो शायरी। इस वक्त जो शेर कहा जा रहा है उससे किस हद तक तुम्हें इत्मीनान होता है वैसे से, क्योंकि तुम एक बहुत ही ज़हीन और पढ़ने वाली, कहना चाहिए कारी के तौर पर भी तो मैं तुम्हें देखता हूँ,
तुमने इज़हार ख्याल जिस तरीके किया है अपने ज़माने के शौर शायरी पर, अदब पर, मसाइल पर। असल में लोग उसमें मर्द भी शामिल हैं और ख़वातीन भी, पढ़ते कम हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी के इन तजर्बों से नहीं गुज़रते, वो नज़ियतों से नहीं गुज़रते। आराम पसंदी जब ज़िंदगी में दाखिल हो तो शेर में वो लुत्फ़ नहीं आता जो अज़ियत गालिब। और हमारे हसरत मुहानी को भी जब अज़ियतें मिली तो खूबसूरत शेर कहे, मैं उनकी हम पल्ला तो खुदा ना करे कभी भी ना हूँ, लेकिन उनके सदक़े में कुछ मिल सके तो बड़ी बात होगी। तर्जुमों का ये सिलसिला जो तुम्हारा चल रहा था बाकी मादा लेज़ली फ्लेमिंग और एन सेक्सटन और वहाँ से होते सिल्विया प्लाथ से होते हुए बाद की शायरात तक, ये ब्लैक पोइट्री पर वगैरह पर जो तुम्हारा काम है उसके बारे में कुछ? वो उसका एक सिलसिला मैंने अब शुरू किया है कि अफ़गानिस्तान की शायरी आपको नहीं पता, अफ़गानिस्तान में कौन शायरात आ रही हैं, कौन लोग आ रहे हैं। इसी तरह के वो इलाके जो हमारे से बिल्कुल गैर मालूम हैं, मसलन बैरूत में वो शायरात जो अब काम कर रही हैं कौन है, कुछ इस किस्म की चीज़ें मैं तलाश कर रही हूँ और उनका तर्जुमे कर रही हूँ। भाई एक नंबर वो तुमने शायर किया था सार्क लिटरेचर पर, और मुझे याद है कुछ ज़माने में नेपाल के बारे में मवाद कुछ थोड़ा सा मैंने भी जमा करके जी आपने बहुत सारी चीज़ें भिजवाया था। वो चीज़ें भूटान के बारे में तो बिल्कुल नहीं भूटान था। के मुझे खुद यहाँ बहुत जहमत हुई, एम्बेसीज से मैंने कांटेक्ट किया। वो तो भूटान के हमने स्टैम्प्स लेके उनको किताब में वो शामिल कर दिया था, तो उस तरह भूटान का हिस्सा बन गया था। और सफ़रनामा था किसी एक का, तो वो भूटान का सफ़रनामा जो था भूटान का नंबर बन गया था। मतलब अब भी साख का आपने हवाला दिया है। इतनी बातें होने के बावजूद हमारे दरमियान ना कल्चरल अटैचमेंट्स हैं, ना हमारे यहाँ लिटरेरी अटैचमेंट्स हैं, ना हमारे यहाँ इकोनॉमिक अटैचमेंट्स हैं। हम बस ये नाम का साख है, कुछ भी नहीं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, चलते चलते मेरा ख्याल उसका जवाब तुम्हारे जहन में भी ये सवाल शायद पैदा हुआ हो। सार्क ने इस बात का एतराफ़ किया कि अदब से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शायद बदली नहीं जा सकती, जब उसने अपना इसे लिखा था इंगेजमेंट पर के मौजू पर। ठीक, लेकिन ये कि अदब का असर ज़िंदगी में पड़ता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सार्क ममालिक, एशिया, पूरी दुनिया में आप देखें तो एक तरफ तो ये ख्याल आम हो रहा है कि अदीब जो है वो फालतू एक किस्म का फ़र्द है अपने माशरे का, और वो कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं कर पा रहा है। वो इस वक्त ज़ाहिर है कि जबर दूसरी तरह के हैं हमारे माशरे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लफ्ज़ से लोग डरते हैं, तख्लीकी लफ्ज़ से कितनी पाबंदियाँ हैं। किताबें तुम्हारे यहाँ छपती हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाती। अदीबों के आने जाने का सिलसिला है, उसमें तरह तरह की मतलब दुश्वारियाँ पैदा की जाती। इसके बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है कि यानी क्या कोई रोल वाकई? इसके हर अल्लाह ने हर चीज़ का तोड़ रखा है, साइंस के ज़रिए से ही चाहे नेचर के ज़रिए से ही। ये जो हमारे यहाँ शुरू हो गया है मेल का तरीक़ा, मेल भेजते हैं हम, ये हम स्काइप पे बात करते हैं एक दूसरे से, बहुत हम तो और दूसरे दिन बात करते हैं। फिर ये कि ट्विटर पे है और फेसबुक पे लोग करते हैं इसको, इसके कबाहतें भी हैं लेकिन कुछ इसकी अच्छी बातें भी हैं। ये सब चीज़ें आ रही हैं। मसलन मैं आपसे टेलीफोन वैसे मिलाना चाहूँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मेल पे फटाफट बात कर लूँगी और स्काइप पे बात कर लूँगी। इन कबाहतों को दूर करने का तरीक़ा सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ इंतज़ामी और इज्तमाही तौर पर कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट करे, मुसलसल इनको दबाए। और फिर ये कि सरकारी इदारों में जो कुछ होता है वहाँ पे हमारे हर जगह एक अदीब बैठा होना चाहिए जो इन मामलात को सही कर सके। हमारे अदीबों को एक बड़ा शौक़ है, वो शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो अफसाने लिख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब तक आप बीच दरिया के नहीं जाते आपको दरिया की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। वह जब मुझे नौकरी के ऊपर जब हबीब जालिब कहता था वैसे तो कॉमरेड बनती है लेकिन सरकारी नौकरी करती है, तो फैज़ साहब ने कहा था अगर ये वहाँ मुलाजिम ना हो तो कल इसकी जगह कोई जमाती बैठा होगा, इसलिए इसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करना। और उसके बाद जालिब ने मुझे कोई ताना नहीं दिया था। लेकिन ये चीज़ें हैं जो चलती हैं ज़िंदगी में, और अल्लाह सलामत रखे रजत पसंदों को, वो हमारे ख़िलाफ़ लिखते रहते हैं और हमारे हौसले बढ़ते रहते हैं। आने वाले दिनों के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाना चाहिए, ख्वाब देखने चाहिए। बाकी मानना बाकी मानना ख्वाब देखने चाहिए। तुम्हारी किताब का नाम भी तो है। हाँ, सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का इरादा है। अभी तो मैं
किशोर नाहिद की नोटबुक लिख रही हूँ, अपनी नौकरी के ज़माने के जो मसाइब व आलाम थे उनका तज़किरा, और मोहब्बतें भी मिली। ये नहीं सिर्फ मसाइब व आलाम, मैं मीर अनीस अपने ज़माने की नहीं बनना चाहती, लेकिन ये कि वो मसाइब व आलाम के हवाले से कुछ लिख रही हूँ, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम इंतज़ार करेंगे बहरहाल, शुक्रिया, और इसकी दुआ करते हैं कि बहुत नवाजिश। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। शुक्रिया।